हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पिछले काफी टाइम से हमारी मीडिया में लगातार सारी चीजें चल रही है। क्या बीजेपी को अगर 400 सीटें मिल जाती है तो क्या वो संविधान बदल देगी? क्योंकि बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में नारा दिया है, अब की बार 400 पार। अब एक बड़ा जो डर एक तरह से मीडिया में चल रहा है कि अब की बार अगर सीटें 400 आ गई तो ये संविधान ही बदल देंगे। और ऐसी चर्चा क्यों शुरू हुई है? अभी देखो, पहली बात तो लोकसभा चुनाव चल रहा है भारत में और आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें कॉमन बातें ये सारी चलती रहती है। लेकिन ये एक चीज बहुत ज्यादा चली गई कि इस बार अगर 400 सीट मिल गई तो शायद आया था कि ये आखिरी चुनाव होगा। कुछ आ रहा है भी लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। यहां पर एक ये जो बयान था, ये जो बीजेपी सांसद है अनंत हेगड़े जी, पूरे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि इस बार भाजपा को 400 सीटें दे दीजिए ताकि हम एक बार जो संविधान में जो सारी विकृतियां है सारी खत्म कर देंगे, संविधान ही बदल देंगे। इसी तरह हमारे जो किरोड़लाल जी मीणा है, इनका भी एक छोटा सा वायरल कट वीडियो जो है वायरल कट करके चला देगा, वो भी वायरल कर दिया गया, जिसमें ये कह रहे हैं कि संविधान चेंज हो गया, यहाँ पर 400 सीटें आ गई तो संविधान चेंज हो जाएगी। हालांकि ये बाद में मतलब ये कट करके डाला गया, पूरी बात उनकी बताई नहीं गई। ये सारी चीजें चल रही थी और हमारे मीडिया ने तो देखो एक तरह से ये सारी शुरू ही चीजें कर दी कि संविधान बदलने वाला है, 400 सीटें आ जाएगी तो संविधान बदल जाएगा। 400 सीटों पार होते ही बदल जाएगा देश का संविधान। 400 पार, क्या सच में संविधान बदलने का खतरा है? इन्होंने तो पूरी न्यूज चला दी, नया संविधान बदलेगा हिंदुस्तान। पूरा बता दिए कौन कौन से देशों ने अपनी संविधान बदला है, किस तरह से बदला है, क्या हुआ है, पूरी रिपोर्ट चला गया। मीडिया में बहुत जबरदस्त माहौल बना हुआ है कि इधर 400 सीट आई नहीं और भारत का संविधान बदला नहीं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, क्या संविधान बदलने के लिए वास्तव में 400 सीटें जरूरी है? क्या 400 सीटों पर ही बात क्यों चलेगी? 400 सीटें आएगी तो संविधान वास्तव में बदल जाएगा, और बदलने के लिए कितनी जरूरी वो देखेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या पूरा संविधान ही बदला जा सकता है? क्या अगर बदला जा सकता है तो उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से पूरे संविधान को चेंज कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो उसके बारे में प्रावधान क्या है, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि आप पहले कोई ऐसी कोशिश हुई है कि भारत के संविधान को लागू, कोई आज लागू नहीं हुआ, 10 साल पहले लागू नहीं हुआ, 70 साल से भारत का संविधान चालू हो रहा, 74-75 साल हो चुके हैं संविधान को लागू हुए। क्या 74 साल में पहले किसी ने प्रयास किया कि संविधान को बदल दिया जाए? ऐसी कोशिश हुई तो उसका क्या नतीजा निकला वो भी हम देखेंगे। और क्या पहले किसी और को, किसी को 400 सीटें मिली, किसी पार्टी को 400 सीटें मिली है, मिली तो उन्होंने क्या किया, इन सब के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं, ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि क्या 400 सीटें मिलती भी है या नहीं भी मिलती है, तो क्या इस चीजों से होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि संविधान बदलने के लिए क्या जरूरी है, संविधान क्या कहता है, संविधान में बदलाव यानी संविधान संशोधन के लिए क्या जरूरी है। पहली बात, थोड़ा सा ये अच्छे से देख लेना ये, क्योंकि ये जो ऐसे सवाल ये तो सीधे परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। संविधान में जो बदलाव है वो किस तरीके से होता है? संविधान में 3 तरीके से बदलाव कर सकते हैं। संविधान में संशोधन जो है 3 तरीके से हो सकता है। साधारण बहुमत से हो सकता है, विशेष बहुमत हो सकता है, इसके साथ ही विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। 3 तरीके से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 368 में ये लिखा हुआ संशोधन कैसे हो सकते हैं। हालांकि अनुच्छेद 368 में जो संशोधन होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। साधारण बहुमत से जो संशोधन होते हैं अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं। अब बात करते हैं संविधान में संशोधन कैसे हो सकता है। संविधान में कुछ भी चेंज करना है तो कैसे किया जा सकता है। देखो, संविधान में अगर कोई भी चेंज करना है तो संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। राज्य के पास ये पावर नहीं है कि वो पूरा संविधान चेंज कर सके, संसद की आवश्यकता होगी। राज्यों की सिर्फ आवश्यकता यहां पर पड़ेगी, उसमें भी केवल राज्य कभी भी संविधान संशोधन नहीं कर सकते। पावर जो दे रखी है वो संसद के पास दे रखी है। अब देखो, अगर साधारण बहुमत से संसद में यहां पर चेंज करना हो, साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन, तो प्रत्येक सदन में, संसद की बात कर रहा हूं, संसद के प्रत्येक सदन, संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन में मत देने वाले कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक। अगर यहां पर साधारण बहुमत से ही यहां पर पास करना है, तो साधारण बहुमत से अगर संशोधन करना है तो जितने भी लोग वोट कर रहे हैं दोनों सदन में अलग अलग, जैसे लोकसभा में मैं बताता हूं, लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, अब 2 हट गए, 543 सदस्य मान लेते हैं। 543 में से जितने भी उपस्थित है, मान लेते हैं कि 200 सदस्य उपस्थित है, तो आधे यानी 100 प्लस 1, 101 लोगों ने भी वोट दे दिया तो लोकसभा में पास हो जाएगा। राज्यसभा में मान लेते हैं कि 200 लोग उपस्थित है, 200 में से आधे प्लस 1 यानी 101 लोगों ने राज्यसभा में पास कर दिया तो दोनों सदन से पास हो जाएगा और संशोधन हो जाएगा। ये तो होता है साधारण बहुमत से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर साधारण बहुमत से कोई यहां पर पास करना है तो आप बताइए कि लोकसभा में और राज्यसभा में कितने सीटों की जरूरत पड़ेगी। कम से कम बात कर रहा हूं पहले कि न्यूनतम इतने सदस्य भी हो जाए तो साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है। अब न्यूनतम कैसे निकाला? न्यूनतम हम देखते हैं कि लोकसभा में
लोकसभा में कम से कम 10% सदस्य तो उपस्थित होने ही चाहिए। 10% का मतलब टोटल सदस्य कितने हैं? 543। टोटल सदस्य का मतलब हम यहाँ पर मान लेते हैं 54.5, और 54.5 का आधा हो गया यहाँ 27.5, तो ऐसा मान लेते हैं 28 मान लेते हैं। अगर लोकसभा में 28 सदस्य भी उपस्थित हैं, ठीक है ना, न्यूनतम यहाँ पर आप मान के चलिए, यहाँ पर 28 सदस्य उपस्थित नहीं, यहाँ पर टोटल आपको मान चलिए 54.3 यानी 55 सदस्य तो लोकसभा में उपस्थित होने ही चाहिए। और 55 का आधे से एक, यानी 28 लोग भी अगर वोट दे दे कि ये संविधान में ये चेंज करना, तो ये चेंज हो सकता है अगर 55 सदस्य भी उपस्थित है। न्यूनतम 55 से नीचे सदस्य होने पर संविधान चेंज नहीं हो सकता या संशोधन नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में क्योंकि 245 सदस्य होते हैं, तो मिनिमम सदस्य 25 सदस्य तो रहने ही चाहिए राज्यसभा चलाने के लिए। इसको बोलते हैं कोरम, गणपूर्ति। राज्यसभा को चलाने के लिए 25 सदस्य तो चाहिए ही चाहिए। अगर मान लो कि उस समय 25 सदस्य ही उपस्थित है, तो 25 का मतलब आधे से कहते कि यहाँ पर हो जाएगा 13 सदस्य। 13 सदस्य भी वोट कर दे तो राज्यसभा से वो प्रस्ताव पास हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूनतम। अब इतनी कम संख्या तो कभी रहती नहीं है, हम मान लेते हैं अधिकतम की बात करते हैं। अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम का मतलब है कि सारे के सारे सदस्य उपस्थित हैं, एक भी सदस्य एब्सेंट नहीं है। 543 के 543 सदस्य उपस्थित हैं, तो आधे से एक अधिक निकलता है 272। तो उस साधारण बहुमत से पास करने के लिए भी 272 सीटें चाहिए। ध्यान रखना, साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन करना है तो 400 सीटों की आवश्यकता नहीं है, 272 से हो जाएगा। यहां पर भी सारे के सारे सीटें उपस्थित हैं, सारे सदस्य उपस्थित हैं, तो राज्यसभा में भी 123 सदस्य की आवश्यकता है। दोनों सदनों में चाहिए। एक सदन में आपके पास 400 भी और एक सदन में 100 ही है तो पास नहीं हो पाएगा। दोनों सदन से पास होना जरूरी, केवल एक सदन से पास नहीं हो सकता है। तो हमें 400 सीटों की जरूरत नहीं है, 272 सीटों पर भी हो सकती है। और अगर बीजेपी की बात करें तो पिछली बार जो 2 बार बहुमत आया, दोनों बार 272 से ज्यादा था। उनके पास जो प्रॉब्लम है वो राज्यसभा में बहुमत अब तक नहीं रहा है। ये तो हो गया साधारण बहुमत से। अब जो इंपॉर्टेंट है, जो संविधान में बड़ी बड़ी चीजों को जो बदलना है, पूरे संविधान की जो हम बदलने की बात करते हैं, वो आता है कि विशेष बहुमत से या फिर विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों। इसमें देखते हैं इसमें क्या चाहिए। देखो ये थोड़ा सा कठिन है, विशेष बहुमत से किसी भी संविधान में संशोधन करना, कोई भी संशोधन करना, ये बहुत कठिन काम है। क्यों? देखते हैं। प्रत्येक सदन के सभी सदस्यों का, सभी सदस्य मतलब टोटल सदस्यों की बात करें, 543 और 245 का आधे से एक अधिक, मतलब जो यहां पर हमने अधिकतम रखा वो तो यहां पर न्यूनतम होने वाला है। तो टोटल सदस्यों का आधे से एक अधिक, या फिर मत देने वाले जितने भी सदस्य हैं उनका 2/3%, 2/3 बहुमत, उनमें से जो भी अधिक हो। यहां पर दो कंडीशन लागू हो रही है, या तो ये हो कि जितने भी सदस्य हैं उनका आधे से एक अधिक। अब देखो यहां पर अगर मैं 543 मानूं तो लोकसभा में हो जाता है इसके आधे से एक अधिक 272, और इसका आधे से एक अधिक हो जाता है 123। तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए, कम से कम बता रहा हूं कि विशेष बहुमत से पास होने के लिए यहां अधिकतम था, यहां न्यूनतम है कि 272 लोकसभा में चाहिए और राज्यसभा में 123 चाहिए। अब यहां पर दूसरी बात थी कि मत देने वाले सदस्य, मान लो कि सारे सदस्य उपस्थित है, सारे सदस्य मत दे रहे हैं, 543 के 543 सदस्य मत दे रहे हैं, 245 से 245 मत दे रहे हैं, तो उनका 2/3, अगर मैं इसका 2/3 निकालूंगा, 543 का 2/3 निकालूंगा तो ये आएगा 362, और 245 का 2/3 निकालूंगा तो ये आएगा 163। ये है अधिकतम। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, अगर अधिकतम से भी अधिकतम सीटें चाहिए संविधान में कुछ भी संशोधन करने के लिए, तो आप देखिए 362 सीटों पर ही हो जाएगा, और राज्यसभा में 163 सीटों पर ही हो जाएगा। 400 सीटों की कोई जरूरत नहीं है। जो ये बात हो रही है कि 400 सीटों पर आने पर संविधान बदल देंगे, नहीं जरूरत है। संविधान को बदलाव लाने के लिए 400 सीटों की जरूरत नहीं है, ये 362 सीटों पर ही हो सकता है। और राज्यसभा में दोनों सदनों में होना चाहिए, राज्यसभा में 163 सीटों से ही हो सकता है। 400 सीट का कोई प्रावधान यहां पर नहीं है। तो अधिकतम कितनी जरूरत पड़ सकती है? 362। और मैं आपको बताता हूं, अभी जो 2019 में एनडीए गवर्नमेंट थी, एनडीए के पास, बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी के पास केवल 303 सीटें थी, और एनडीए को पूरा मिला के जो बीजेपी के गठबंधन है उनके पास 353 सीटें थी। तो 353 का मतलब इसके लगभग पास पहुंच चुके हैं, बाकी लोगों को मिलाकर वो ले सकते हैं। उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। राज्यसभा में सीटें कहां से आती है? राज्यसभा में जो सीटें आती है वो जितने भी भारत में राज्य की विधानसभा है उसमें कितने उनकी सरकार है, उनके कितने विधायक है, वो विधायक राज्यसभा में चुनकर भेजते हैं, तो वहां पर उनको सीटें चाहिए राज्य में। लोकसभा में इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। तो एक प्रकार ये हो गया। तीसरा जो प्रकार होता है वो सबसे कठिन होता है, विशेष बहुमत। जो मैंने आपको ये बताया भाई इतने तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आधे राज्य। भारत में अगर हम 29 राज्य की बात करें तो आधे का मतलब 15 राज्यों की सहमति चाहिए। ये तो कराना ही पड़ेगा, ये अपने आप में कठिन है। दोनों सदनों में ये पास कराना पड़ेगा।
प्लस 15 राज्यों की सहमति, 15 राज्यों की विधानसभा में भी साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास कराना पड़ता है, तब जाकर ये संशोधन भी हो सकता है। कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसमें राज्यों की पावर भी होती है, राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, यह राष्ट्रपति का चुनाव है, चुनाव की प्रणाली कैसी होगी, और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनकी पावर के बारे में है यहाँ पर। ठीक है, राज्यों की कुछ पावर में करना हो, जैसे 7वीं अनुसूची के बारे में करना हो, तो ऐसे प्रावधान जो राज्यों पर भी इफेक्ट डालते हैं, उसके लिए राज्यों की भी सहमति लेनी पड़ती है। और कितने राज्य? कम से कम 15 राज्य। बाकी राज्य सहमत हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 15 राज्य अगर सहमति दे देते हैं तो ही ये संविधान में संशोधन हो सकता है, बाकी संशोधन ये नहीं हो सकता है। तो ये भी प्रक्रिया बहुत कठिन बना रखी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 362 सीटों से ऐसा हो सकता है, राज्यसभा में 163 सीटें हैं तो भी हो सकता है, और 15 राज्यों पे में अगर बीजेपी की सरकार आ जाए, एनडीए की सरकार है, तो भी ऐसा हो सकता है। 400 सीटों की आवश्यकता यहां पर नहीं पड़ती है। तो पहला सवाल क्लियर हो गया कि 400 जरूरी, 400 जरूरी नहीं, 400 लेकर भी आ जाए, लेकिन अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं है, यहां पर बहुमत नहीं है, तो नहीं बदला जा सकता है ना। बहुत सारे सवाल आ रहे कि सर मोदी जी ने 370 हटा दिया आर्टिकल, तो फिर ये भी तो कर सकते हैं कि संविधान बदल सकते हैं। तो मैं आपको बात बताता हूं, आर्टिकल 370 संविधान में खुद ऐसे लिखा हुआ कि वो टेम्परेरी प्रोविजन था। ठीक है, टेम्परेरी प्रोविजन था और उसको हटना ही था, क्योंकि अस्थायी उसको हटाना, संविधान खुद कह रहा कि अस्थायी इसको हटाना चाहिए। तो यहां पर जो सरकार ने हटाया वो वही काम किया जो संविधान में लिखा, संविधान वाले खिलाफ वाली चीजें नहीं हुई, बाकी चीजें कोर्ट ने बता दी कि ये संविधान के विरुद्ध नहीं है। मैं कुछ और बात करता हूं यहां पर, जो हमने दूसरी, क्या पूरा संविधान बदला जा सकता है क्या? अगर इनके पास 400 सीटें आ जाएगी, पूरा एक छत्र इनके पास राज हो जाएगा, तो क्या ये पूरा संविधान बदला जा सकता है? इस सवाल का जवाब हमें यहां पर मिलेगा। यह है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक तिथि, जब हमने ये कहा कि अगर 362 सीटें हो जाए, 163 सीट राज्यसभा में हो जाए, 15 राज्यों की सहमति मिल जाए, तो क्या ये होने से क्या पूरा ये संविधान में जब हम बदल सकते हैं, तो क्या पूरा संविधान बदल सकते हैं क्या? सवाल यहां से ही आ रहा है कि हम कुछ भी बदल सकते हैं क्या? ठीक है, अगर आपके पास ये पावर भी आ गई, इसका मतलब है कि आप कुछ भी बदल दोगे, पूरा संविधान बदल दोगे, तो क्या पूरा संविधान बदला जा सकता है? इसका जवाब मैं यहां पर दे रहा हूं। देखो यहां पर ये केशवानंद भारती का केस बहुत महत्वपूर्ण केस था। ये केशवानंद भारती केरल में एक मठ थे, उनके मठाधीश थे। उस समय इनका एक केस था, केस हालांकि संपत्ति के विवाद को लेकर था, लेकिन बाद में जाता जाता यह मूल अधिकार, और बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस बेंच ने दिया था। इस बेंच में 13 जजों की बेंच थी है। कितने जज बैठे थे? 13 जज। ध्यान से सुनना, यहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। 13 जजों ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला दिया था। ये हालांकि यह फैसला 7-6 से था, मतलब 7 केशवानंद भारती के पक्ष में गए, 6 ऐसे थे जो उनके विपक्ष में गए या सरकार के पक्ष में गए, ये ऐसा कह सकते हैं। 24 अप्रैल 1973 यहां से यह सवाल भी आया, क्या संसद, देखो संविधान में संशोधन कौन कर सकती है? संसद। क्या संसद संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है क्या? यह सवाल कोर्ट के सामने आया। संसद के पास संविधान को संशोधन करने की पावर है, अगर उनके पास पर्याप्त संख्या है तो क्या वो संशोधन, कुछ भी संशोधन कर सकती है? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इस केस में कहा कि संसद के पास पावर है, संविधान संशोधन के तहत संविधान ने ही शक्ति दी है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ मूलभूत ऐसी चीजें हैं संविधान में जिसको संसद कभी भी नहीं बदल सकती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, नहीं संविधान में लिखा हुआ कि किस हद तक हम बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिसाइड कर दी, जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। इसको याद रखना है, इसको आधारभूत कह सकते हैं या मूलभूत ढांचे का सिद्धांत कह सकते हैं। ये सिद्धांत संविधान में कहीं नहीं, ये कोर्ट ने बनाया है, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके कारण अब तक संविधान बचा हुआ है, आगे भी बचा रहेगा। क्या है ये, देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं, ऐसी कुछ मूलभूत बातें हैं संविधान में जिसको कभी नहीं बदला जा सकता। आप सब संशोधन कर सकते हैं, संशोधन की पावर संविधान ने आपको दी है आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ मूलभूत बातें जो आप कभी नहीं बदल सकते। वो मूलभूत बातें क्या होगी? कोर्ट ने कहा ये हम तय करेंगे। ये कोर्ट तय करेगा कि कौन सी मूलभूत बातें हैं। कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये तय करेगा
कि कौन सी बातें मूलभूत हैं, कौन सी बातें नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा जो तत्व है वो आधारभूत ढांचा है, कौन सा नहीं है। इसका मतलब ये बात कह के कोर्ट ने ये पावर अपने पास रखी है कि सरकार क्या संविधान, संसद जो है वो क्या संशोधन कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। क्लियर है। अब तक कोर्ट ने किन किन बातों को मूलभूत ढांचों में किया है, मैं आपको यहाँ पर एक लिस्ट बता रहा हूँ। इसके आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कोर्ट और भी तय करे, और भी तय किया। मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये मैंने, वैसे तो ये सबको पता, आपने से देखा होगा, मैंने जैसे ये जो 20 पॉइंट लिखे हैं, मैंने एम लक्ष्मीकांत बहुत पॉपुलर है, मैंने वहां से ही पॉइंट्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि अगर 400 सीटें मिल जाए या फिर एकदम इतना भारी बहुमत है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लोकतंत्र का मतलब ये आखिरी चुनाव है, मतलब अब जो चुनाव नहीं होने वाले हैं 2029, ये जो 24 का चुनाव हो गया, 29 का चुनाव नहीं होगा। अगर इस बार इस पार्टी को बहुमत मिल गया तो ये चुनाव नहीं होंगे। क्या लोकतंत्र खत्म किया जा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र जो है, आप संविधान में चेंज करके लोकतंत्र को खत्म कर दो, संविधान बदल दो भाई, अब से मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, अब से चुनाव नहीं होंगे। क्या ऐसा किया जा सकता है क्या? ध्यान रखना, संविधान यहां पर लोकतंत्र जो है, इस ये हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसे कोई नहीं बदल सकता, इसे नहीं बदला जा सकता है, ठीक है ना। यानी लोकतंत्र को आप नहीं हटा सकते, हटाएंगे इसको वापस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे ही एनडीए की गवर्नमेंट आई थी 2014 में, उसके बाद 2015 में एक 99वां संविधान, पहला ही संविधान संशोधन था इनका, 99वां संविधान संशोधन। इसमें इन्होंने एक बात कही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बैठते हैं वो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जाते हैं, क्यों ना इसमें सरकार का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सरकार के भी कुछ आदमी होने चाहिए। ये संशोधन इन्होंने कर दिया। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपने जो किया ये संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। ये लिखा हुआ देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका में कौन जज बैठेंगे ये सरकार तय नहीं करेगी, ये न्यायपालिका ही तय करेगी। अगर सरकार बैठेगी तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता मूलभूत ढांचे का उल्लंघन है। जो सरकार ने जो संविधान संशोधन किया उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया, ठीक है। इसके अलावा यहां लिखा हुआ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ये करवाना, ये करना, ये भी क्या है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। देश में किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं रहेगा, कोई तानाशाह नहीं रह सकता है, रहेगा कानून का शासन, ये मूलभूत ढांचा है। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, ऐसा नहीं कि मोदी जी आ गए और मोदी जी बोले कि अगली बार तो हिंदू राष्ट्र नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्ष होना, पंथ निरपेक्ष होना, ये भी संविधान का मूलभूत ढांचा है, ये इसको नहीं हटाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, संघीय स्वरूप, मतलब ऐसा नहीं कि आपने राज्यों की सारी पावर खत्म कर दी और सारी पावर सिर्फ अब केंद्र के पास रहेगी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये संविधान के बहुत सारे जो मैंने मूलभूत ढांचे लिखे, इसके अलावा आगे भी लिस्ट लंबी हो सकती है। कोर्ट तय करेगा किसको मूलभूत ढांचा बताएं, किसको नहीं। मतलब एक बड़ी पावर कोर्ट के पास रहेगी कि कोर्ट तय करेगा कि कौन सा मूलभूत ढांचा होगा या नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही अपने अंडर कर ले, सुप्रीम कोर्ट में ही अपनी पावर। हाँ, मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है मैं उसकी बात बताऊं। अब कोर्ट का एक मैं आपको तरीका बताऊं यहां पर कैसे बदला जा सकता है, संविधान को बदलने का जो प्रयास अगर किया भी जाएगा तो कैसे किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो आधारभूत ढांचे का जो सिद्धांत है, जो हमने बात की आधारभूत ढांचे के सिद्धांत, ये किसने दिया? इस केशवानंद भारती केस में ही आया, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर कोई संविधान बदलने पर आ जाए तो कैसे होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य, ये केस था 1973 का। मैंने आपको बताया इसमें टोटल जज कितने थे, इसमें टोटल 13 जजों की बेंच थी, 13 जज। अब अगर इन जजों ने जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया है, हम इस जो सिद्धांत दिया इसको ही बदल देते हैं। इसको तभी बदला जा सकता है जो कोर्ट ने ये जो, देखो सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ होती है, 5 जज से ज्यादा बैठते हैं, वो संवैधानिक बेंच कहलाती है। 5 या 5 से ज्यादा जज, संवैधानिक बेंच कोई भी फैसला देती है तो अपने आप में कानून के बराबर, संविधान में लिखी हुई बात के बराबर होता है। तो ये जो इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दे दिया, ये अपने आप में संविधान में लिख दी गई है वैसी बात है। अब इस बात को बदलना है, कौन बदल सकता है? इस बात को संसद नहीं बदल सकती है। इस बात को बदलने के लिए यही 13 जजों की जो बेंच है, इससे बड़ी एक बेंच बैठे है, इससे जो बड़ी बेंच है वही छोटी वाली बेंच का फैसला बदल सकती है। अगर इससे बड़ी एक बेंच बैठा दी जाए या इसके बराबर भी एक बेंच बैठा दी जाए जो फैसला दें, तो जो 15 जज वाली अगर बेंच बैठे और ये कह दें कि ये जो इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था इसका तो संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं है, या संविधान में ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है, ये तो फैसला ही गलत था, इसको बदलना चाहिए, और 15 जजों की बेंच कोई आ जाए और अगर
वो इस फैसले को पलट दे 1973 वाले को, उसके बाद ये आधारभूत ढांचे वाला सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। और जब आधारभूत वाले ढांचे का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा तो ये आधारभूत ढांचा कुछ रहेगा नहीं। ये एक तरीका हो सकता है पूरे संविधान को बदलने का, पूरे एक संविधान को खत्म करने का। अब ऐसा पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये तो सब फ्यूचर की बात है। हालांकि ऐसी कोशिश की गई, सवाल मैंने आगे यही रखा, क्या ऐसा कोशिश की गई, क्या पूर्व में संविधान बदलने का प्रयास किया गया? एक तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 42वां संविधान संशोधन, इस बारे में आप सब बहुत पढ़ रखे होंगे पॉलिटी में। लेकिन जो मैंने एक बात आपको की कि ये 15 जजों की बेंच बैठाकर ऐसा किया जा सकता है क्या? ये केस आ गया था, ये जो केस था 1973 में आ गया था, ठीक है। उसके बाद जो ये केस क्योंकि सरकार के खिलाफ गया था, सरकार की पावर को सीमित कर दिया गया, तो सरकार क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी वो पावर में थी, वो भी एक तरह से क्योंकि उनके पास यहाँ पर एक जो पावर की एक्सरसाइज अब तक मान सकते हैं सबसे ज्यादा जो पावर की एक्सरसाइज की थी उन्होंने की, वो इस बात से बहुत नाराज थी। उसके बाद क्या किया, इस समय इस फैसले में जस्टिस एसएम सीकरी ये चीफ जस्टिस थे। उसके बाद इनके बाद चीफ जस्टिस बनाया गया जस्टिस एएन रे को। अब तक ये परंपरा थी कि जो इनके बाद सीनियर होते हैं वो चीफ जस्टिस बनने चाहिए, लेकिन उस समय 3 जजों को पास करके जेएम शेलट, केएस हेगड़े और एएन ग्रोवर, इनको बाईपास करके एएन रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया। पहली बार हुआ कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो बाईपास करके बना दिया गया, चौथे नंबर पर सीनियर था, ऐसे व्यक्ति को यहां पर बना दिया गया। उसके बाद यहां कोशिश की गई, एएन रे द्वारा कोशिश की गई एक फिर से बेंच बनाने की 13 जजों की और इस फैसले पर वापस लेने की, लेकिन उस समय जजों का बहुत ज्यादा विरोध हुआ और वापस वो डिसएंगेज हो गया और उस पर कोई फैसला नहीं आ पाया। तो कोशिश की गई लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई। इसके अलावा 1973 के बाद वापस एक कोशिश हुई, एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। देखो ये संविधान संशोधन इतना बड़ा था, ये संविधान संशोधन इतना बड़ा संशोधन था और इतने ज्यादा संशोधन इसमें किए गए, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है। अपना आप में एक नया संविधान बन गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा होगा, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? तो अपना आप में ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था, एक पूरा नया संविधान बन गया। 22nd अमेंडमेंट वाज इट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन? कई बार इसको बोला जाता है कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या चल रहा है? तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किया गया और इतने में इसमें बहुत सारा लगभग 40 से ज्यादा अनुच्छेदों में संशोधन कर दिया और जो सारे इंपॉर्टेंट इसमें थे उस सबको चेंज कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन क्या चेंज हुआ, मैं मेन पॉइंट आपके लिए यहां पर बता रहा हूं। एक पॉइंट था, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक जो संसद से विधेयक जा रहा है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। पहले राष्ट्रपति के पास ये था, जाएगा वो हस्ताक्षर करे नहीं करे उसके ऊपर था, लेकिन यहां पर कर दिया गया राष्ट्रपति जो है कोई भी विधेयक जो संसद से गया उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, उसको करना ही पड़ेगा, ये संविधान में लिख दी गई। और कैबिनेट की कोई भी सलाह हो उसको मानने के लिए बाध्य है। इसका मतलब यहां से राष्ट्रपति की जो पावर है वो खत्म कर दी गई, राष्ट्रपति की पावर जो थी वो यहाँ पर खत्म होगी इस पर सोचने की। इसके अलावा न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 368 4 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन, उस 4 में यह बात लिख दी गई, अगर संसद कोई भी संविधान संशोधन करती है, कुछ भी संशोधन करती है, न्यायालय नहीं देखेगा, न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है कि सही है या गलत है, क्योंकि ये पावर संसद की है। इसका मतलब जो कोर्ट के पास पावर थी ये देखने की कि संशोधन सही हुआ है नहीं हुआ, यानी आधारभूत ढांचे को चैलेंज कर दिया गया यहाँ पर, तो ये न्यायालय की शक्ति समाप्त कर दी गई एक तरह से, ठीक है। मूल अधिकारों में कटौती कर दी गई, बहुत सारे मूल अधिकारों यहाँ पर लिख दिया गया कि ऐसा कोई भी कानून जो नीति निषेध तत्वों को लागू करने के लिए सरकार करती है, ठीक है ना, वो सारे भी इस पर प्रभावी होंगे मूल अधिकारों पर। इसका मतलब नीति निषेध तत्व या कानून को लागू करने के लिए मूल अधिकार भी यहाँ पर जा सकते हैं, तो मूल अधिकारों की समाप्ति की बात भी हो गई। इसके अलावा राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत पड़ी तो सैन्य बल भी राज्य में भेजा जा सकता है। ये इसमें कहने का मतलब देखो यहाँ पर सीधा भेजा जा सकता है बिना और किसी कानून को लागू किए। इसका मतलब कि राज्य की पावर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इसके अलावा संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। कोरम का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया कि संसद का जैसे कोई भी सदन चलाना हो, लोकसभा को चलाना हो तो कम से कम 10% सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए, 55 सदस्य तो होने ही चाहिए, ठीक है। राज्यसभा को चलाना है तो कम से कम 25 सदस्य होने ही चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पर संसद में और विधानमंडल में ये आवश्यकता जो थी 55 सदस्य के भी 10% की, उसको भी समाप्त कर दिया। भले 5 सदस्य आए वो भी कोई भी यहाँ पर साधारण बहुमत से भी संशोधन कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 साल से बढ़ाकर 6 साल के लिए कार्यकाल यहाँ पर कर दिया गया। तो इस तरह से ये 42वां संविधान, ये तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए, इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। कुछ सामान्य पॉइंट जैसे मूल कर्तव्य जोड़ना,
है ना, ये भी उसी में हुआ। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, वो भी इसी में। तो इस तरह के और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो जिससे संविधान बहुत ज्यादा प्रभावित यहाँ पर हो रहा था। तो ये 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर कर दिया गया और बहुत कुछ चेंजेस। न्यायालय की शक्ति समाप्त हो गई, राष्ट्रपति की शक्ति समाप्त हो गई, मूल अधिकारों में नागरिकों की पावर खत्म यहाँ पर हो गई। यहाँ पर आप देखिए राज्यों की पावर कम कर दी गई। ये संशोधन यहाँ पर हुआ। अब आप कहेंगे सर ये सारी चीजें तो अभी तो लागू नहीं हो रही है। बिल्कुल कोशिश की गई, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आगे हम देखते हैं फिर क्या हुआ। ये संशोधन कब हुआ, ये संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976। और ध्यान रखना इस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी। आपातकाल लगा हुआ था देश में, आपातकाल लागू कर दिया था 1975 से। इस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था। आपातकाल के दौरान ही ये संविधान संशोधन किया और ये सब कुछ चेंज कर दिया। फिर हुआ क्या, अगले ही साल सरकार ही चली गई 1977 में। 1977 में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ही चली गई और जनता पार्टी की सरकार वापस पावर में है। वहां पर पहली बार यहाँ पर पावर में 1977 में। और उन्होंने अगली 43वां और 44वां संशोधन करके मैक्सिमम चीजें उन्होंने वापस बदल दी। जो यहाँ पर किया गया वो वापस बदल दी गई। और एक केस आता है मिनर्वा मिल्स, ठीक है। अभी हमने केशवानंद भारती की बात की, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो 368(4) जो आपने कहा है कि न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, ये आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है। न्यायालय की जो ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, भी संसद कुछ भी संशोधन करती है उसको न्यायालय देख सकता है, रिव्यू कर सकता है कि संविधान जो है ये संशोधन जो है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। ये न्यायालय की एक शक्ति जो है वो एक आधारभूत ढांचे का हिस्सा है और आपने आधारभूत ढांचे को समाप्त करने का प्रयास किया, इसलिए अवैध है, इसको वापस समाप्त किया जा सकता है। और न्यायालय के पास एक बड़ा हथियार आ गया कि इसको वो आधारभूत ढांचा घोषित करके इसको वापस खारिज कर सकता है। इस तरह से ये जो सारी चीजें हुई, इसमें से मैक्सिमम चीजें जो संविधान को नुकसान पहुंचा रही थी उनको वापस से यहाँ पर बदल दिया गया। क्लियर हो गया। अब हम लास्ट सवाल पर बात कर लेते हैं, क्या पहले किसी पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिली है? मेरे ख्याल से यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्या संविधान बदला जा सकता है, क्या बदलने का प्रयास हुआ है? देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, भारत के संविधान को लागू हुए आज 74-75 साल हो रहे हैं, 74 साल कंप्लीट हो चुके हैं। भारत का संविधान, न तो भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है पाकिस्तान की तरह की लोकतंत्र के नाम पर कुछ है ही नहीं, न भारत का संविधान इतना कमजोर है, इतना अस्थिर के उसे कोई भी आकर कभी भी बदल सकता है। पिछले 74 साल से बड़े आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से चलता रहेगा। तो ऐसा प्रयास किया भी गया लेकिन इतना आसान नहीं है। अब जो हम बात करते हैं, क्या पहले किसी पार्टी को 400 से ज्यादा सीटें मिली है? बिल्कुल। देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, 1984 का लोकसभा चुनाव रिजल्ट मैंने आपके सामने रखा है। और जो अभी तक इतिहास में एक बार ही हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री थे, बहुत पॉपुलर लीडर थे उस समय, है ना, एक तरफा एक छत्र राज था उनका। उसके बाद आप इंदिरा गांधी को दीजिए, इंदिरा गांधी भी लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। वो एक आपातकाल की घटना है जिसके बाद लोगों में थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ, वो चुनाव हार गए, 3 साल बाद तो चुनाव वापस भी जीते। तो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी भी बहुत अलग लेवल पर थी। इंदिरा गांधी भी आम लोगों में, आम पब्लिक में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। उसके बावजूद भी ये दोनों ही लीडर इतनी सीटें नहीं ला पाए जितनी राजीव गांधी सीटें लेकर आए। राजीव गांधी जब चुनाव लड़े थे 1984 में, 400 प्लस सीटें लेकर आए और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। इसका रीजन हालांकि ऐसा नहीं था कि राजीव गांधी बहुत पॉपुलर थे या लोगों में उनकी छवि बहुत अलग तरह की थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और 2 महीने बाद ये चुनाव था। तो एक सहानुभूति की लहर थी कांग्रेस के प्रति और उस सब का रिजल्ट यहां पर देखने को मिला। 515 में से 515 सीटों में से 404 सीटें कांग्रेस को मिली। बाद में 27 सीटों पर चुनाव बाद में हुआ, उसमें से भी 10 सीटें मिली, तो टोटल 414 सीटें यहां पर कांग्रेस को मिलती है। ऐसा भारत में एक बार हुआ केवल कि किसी पार्टी को 400 सीटें मिली है। तो कांग्रेस 400 सीटें लेकर यहां पर 1984 में सबसे टॉप पर। उसमें आप बीजेपी की हालत देखिए, 2 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी, 2 सीटों से ज्यादा उनको नहीं मिला था। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आप देखिए टीडीपी, जिसका आज इतना ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं है, उस समय सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, 30 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर यह पार्टी रही थी। और इसके अलावा आप देखिए कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए 22 सीटें थी, जनता पार्टी के पास 10 सीटें यहां पर रही थी। तो एक तरफा एक छत्र आ गया 400 सीटें। अब आप सोचेंगे 400 सीट आई तो बहुत बड़े बड़े काम हुए होंगे, संविधान बदलने का प्रयास किया हो गया या लोकतंत्र खतरे में आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना। 400 सीटें आई। उस 400 सीटों में देखो यहाँ पर 400 सीटें आने के बाद राजीव गांधी, एक तरह से देखा जाए तो
सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, पहली बार प्रधानमंत्री बने, नया नया अनुभव थे, 40 साल की उम्र में यहाँ पर प्रधानमंत्री बने थे, है ना। भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है, ये कुछ काम किए थे, वापस पंचायती राज को जीवित करने का काम भी किया था। लेकिन कोई बहुत बड़ा 400 सीटों में हम सोचते हैं 400 सीटें आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा ऐसा इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट हम देखे तो नहीं डाल पाए। और हुआ ये कि एक साफ स्वच्छ छवि वाले राजीव गांधी माने जाते थे, लेकिन खत्म होते होते उनका कार्यकाल खत्म होते होते इन पर तुष्टीकरण का आरोप भी लग गया, एक बहुत बड़ा बोफोर्स घोटाला जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। उनके ही वित्त मंत्री थे वीपी सिंह, उन्होंने बहुत बड़ा घोटाले का आरोप लगाया और अगले 5 साल में सीन पूरा चेंज हो गया। आप अगले 5 साल के बाद जो एक टाइम पे 400 सीटें लेकर आए थे इतनी पॉपुलरिटी के साथ, आप देखिए अगला जो चुनाव हुआ 1989 पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा गया, 200 सीटें भी नहीं ला पाए, आधी सीटें भी नहीं ला पाए। जो 414 सीटें थी वो आधी सीटें भी नहीं रही, 197 सीटें से मिट गई और 5 साल के बाद कांग्रेस की सरकार ही चली गई। जनता पार्टी ने और नेशनल फ्रंट ने, वीपी सिंह कह सकते हैं, नेशनल फ्रंट उन्होंने बनाया, उन्होंने अपनी सरकार गठित कर ली। तो आप देखोगे जो 400 सीटें लेकर आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो इस बार 400 सीटें लेकर आ रहा है ना। भारत में लोकतंत्र, लोग बहुत यहाँ पर मजबूत है लोकतंत्र, है ना, लोग भी बहुत समझदार है, हम समझ नहीं पाते चीजों को। तो ऐसा नहीं है कि एक बार 400 सीटें आ गई तो फिर तो वापस इनको कोई हटा ही नहीं सकता है। भारत में जो लोकतंत्र है, आप देखिए 400 सीटें अगर लोगों में कोई इस तरह का काम करने लग जाए या अनपॉपुलर हो जाए तो लोग वापस ये सीटें, ये स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ 400 सीटें आ भी गई तो सब कुछ खतरे में आ जाएगा। तो ये वीडियो आपके ऐसे सभी साथी जो इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत का लोकतंत्र अब खतरे में आने वाला है, भारत का चुनाव अब खत्म होने वाला है, संविधान खतरे में आने वाला है, ठीक है, उन सबको भी शेयर करना है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा भी जो चल रहा है ना मीडिया में, या नेताजी जो बयानबाजी कर रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, ये सब अब चुनावी माहौल चल रहा है देश में, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, ठीक है। चुनावी माहौल, आप सोचे कि जैसे हमारा एग्जाम होता है, हमारी परीक्षा होती है, ये उनकी परीक्षा चल रही है, उनका एग्जाम चल रहा है और उनका काम है ये जो कर रहे हैं ना, ये जो इस तरह के बयान देना या भाषणबाजी करना, ये उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, है ना, वो अपना काम करें, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अपने परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दीजिए, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करें। जैसे ही चुनाव खत्म होगा देखना कि न तो ये मीडिया में ये सारी चीजें चलने वाली है, नहीं नेताजी रहेंगे, सब अपने अपने काम पे चले जाएंगे। होता क्या है, हम लोग आपस में इन छोटे छोटे मुद्दों को लेकर लड़ जाते हैं आपस में कि ये ऐसा हो ये वैसा, जबकि देखिए कोई पार्टी के लोग, कोई इस पार्टी में जा रहा है, कोई इस पार्टी में, नेताओं को ज्यादातर हम देखेंगे कोई अपनी पार्टी का सगा नहीं है और हम छोटे छोटे मुद्दे पर लड़ जाते हैं। तो इतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, जैसे ही चुनाव खत्म होगा सब अपने अपने घर चले जाएंगे और ये सारे जो मुद्दे हैं ना, ये सारे वहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ बात करेंगे। थैंक यू।